ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सॉल्व एग्जाम्पल्स में से हमने कुछ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किया पिछले क्लासेस में। ये एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। फिर देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बट इसका लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकता है। एग्जाम हॉल में भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट उसको कॉम्प्लिकेटेड मानकर आप बहुत बार छोड़ के चले आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है कि शो दैट, एक क्वेश्चन को देखिए, आप लोग फोकस करिए। कहा गया शो दैट इफ f फ्रॉम r-7/5 टू r-3/5, मतलब कि f का डोमेन सेट ये हो गया, ये कोडोमेन सेट हो गया, एंड fx का स्टेटमेंट हो गया 3x + 4/5x - 7। सिमिलरली जो आपका एक फंक्शन g दिया हुआ है एंड g इज r-3/5 टू r-3/5 टू r-7/5, मतलब कि gx जो फंक्शन है उसका डोमेन सेट f का रेंज है, और जो g के लिए कोडोमेन है वो f का डोमेन है। ठीक है, कहा गया इज डिफाइंड बाय gx इज 7x + 4/5x - 3। ठीक है, लेट अस गो अहेड। देन fog इज ia एंड gof इज ib। तो fog ia मतलब हो गया कि अच्छा, fog ia का इसका मतलब ये क्या प्रूफ करना है, लेट अस सी। फिर कह रहे gof इज ib। चलो भाई देखते हैं फिर क्या मीनिंग बनता है। अच्छा, फिर कह रहा है कि a इज व्हाट r-3/5। जो r-3/5 है इसी को ही क्वेश्चन में सेट a डिफाइन कर रहा है, और r-7/5 को सेट b डिफाइन कर रहा है। b इज r-7/5, है ना। फिर कह रहा है कि ia(x) इज x। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिए। जैसे मैं कहता हूं f मीन्स f of x, when you say f means f of x, g means g of x, fog means f of gx। तो क्या होता है, when I say ia, it means ia of x। आप कहेंगे ia क्या होता है, फंक्शन को डिनोट करने के लिए आपने f यूज किया कि g यूज किया कि h यूज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन यूज एनी अल्फाबेट, एनी लेटर। यहाँ पर भी क्या है, IA जस्ट लाइक f। तो I तो हम खाली I क्यों यूज नहीं किए, IA क्यों यूज किए। मेनी टाइम्स क्या होता है, जब इस प्रकार का नोटेशन यूज होता है, दिस इंडिकेट्स फंक्शन I इन द डोमेन सेट A। जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल FA, है ना। जैसे हम FAX, हम ये कहने की जगह y = fx where x belongs to A। ये स्टेटमेंट ओके, y = fx, x belongs to A, या f of A then x, दोनों यू कैन से बिल्कुल सेम चीज है, लिखने का तरीका बस बदल गया। तो क्या है इस क्वेश्चन में, आप देखो फाइनली क्या प्रूफ करना आपने किया है। हमें प्रूफ करना है कि fog इज IA, मतलब कि सही माने में आपको जो कहा गया fog इज IA, मैंने हमें प्रूफ करना है f of fog x इज IAX, मैंने हमें प्रूफ करना है f of gx इज IAX। बट क्वेश्चन में कह रहा है IAX इज व्हाट x, या x हो, x + 1 हो, 2x + 3 हो। तो IAX जैसे हमने कहा fx इज x, या fx इज 2x + 3, या fx इज sin x + log x, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग ना। यहाँ भी क्या है कि IAX इज x, राइट। तो IAX इज x से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन इज x हियर। मैंने हमें प्रूफ करना है fog x इज IAX बट IAX इज x। मीन्स हमें इस क्वेश्चन में सिंपली इतना कहा गया
कि प्रूव दैट f ऑफ gx इज x, सिमिलरली g ऑफ fx इज ऑल्सो x, क्योंकि हमें प्रूव करना है गॉफ इज आई बी, अगेन आई बी इज व्हाट, देखिए आप, आई बी एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। आई थिंक क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, अभी हमने आपको जो समझाया ये एक्सप्लेन किया ताकि आपको क्वेश्चन से पहले समझ में आ जाए, एग्जाम में ऐसा सिंबल यूज हो तो आप कंफ्यूज ना होना। अब देखो क्या है, हमें सिंपली क्वेश्चन में कहा गया एफ एक्स का स्टेटमेंट क्या है, 3x + 4 by 5x - 7 where x belongs to b. This is what b, x belongs to b. gx is 7x + 4 upon 5x - 3, x belongs to a. आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है, हेंस इफ आई फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो यहाँ जी एक्स पुट करें तो 3 टाइम्स जी एक्स + 4 बाई 5 जी एक्स - 7, पर व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स ये आपका है ना, आप इसको पुट कर लीजिए, you shall get now, you shall get 3 times gx means 7x + 4 upon 5x - 3 + 4 whole upon 5gx -7, ठीक है। ये हो गया 21x + 12 आफ्टर एलसीएम 20x - 12 अपॉन नीचे होगा 5 × 7 35x + 20 minus 35x minus 21, देखिए ओके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ओके 3 × x + 4, x का जी एक्स आ गया, ये 21x + 12 ओके प्लस 20x - 12, नीचे आ गया 35x + 20 माइनस ऑफ 7 into that is 35x ओके, फिर -21, ठीक है ना। नाउ इफ यू ओपन द ब्रैकेट यू शैल फाइंड, ये ऊपर हो गया 41x, नीचे क्या आ गया देखिए, ये 12 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 35x कैंसिल हो गया, you get 41 that is x. What do you get now? f of gx equal to x. जैसे आपने f of gx equal x प्रूव किया तो ऑब्वियसली पे आस्क यू f of gx में x क्या होगा, f of gx में x क्या होगा, वही x होगा जिसके लिए g डिफाइंड है। यहाँ पर वेरी सॉरी, इट इज f of gx, f of gx, यहाँ पर आपका f of gx is 3gx + 4 by 5gx - 7, f of gx, यहाँ पर g लिखा गया था बाई मिस्टेक, उसको करेक्शन कर लीजिए। अगेन देखिए, तो ये जो मिला तो f of gx में ऑब्वियसली हम वही x लेंगे जिसके लिए g डिफाइंड हो, तो g डिफाइंड किसके लिए है, फॉर x बिलोंग्स टू a, सो f of gx इज x फॉर व्हाट x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। आप कहेंगे कि gx का जो रेंज है वो भी तो f का सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा
gx फंक्शन दिया गया है ना, देखिए जो gx दिया गया आपको, ये gx इनफैक्ट क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म में है। अगर x 3/5 नहीं है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 3/5, दिस विल बी ऑलवेज सम रियल नंबर। x बस 3/5 के लिए ही रियल नंबर नहीं होगा, और ये कोई भी रियल नंबर आए, ये कोई भी रियल नंबर आए, fx हमारा क्या होगा, देखिए होगा fx इज डिफाइंड फॉर r माइनस 7/5, करेक्ट। अब देखिएगा, अगर आप gx का रेंज फाइंड करेंगे, जैसे gx का डोमेन में 3/5 नहीं है, gx का जब आप रेंज फाइंड करेंगे, यू शैल फाइंड gx का रेंज में 7/5 नहीं होगा। डू गेट माई पॉइंट? gx का रेंज में नेचुरली 7/5 इज नॉट देयर। तो क्या होगा, ऐसे क्यों होगा, आप इसको देखो, gx का रेंज फाइंड करने के लिए लेट अस सी, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, कीप इन माइंड, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको समझ में आ गया, सिंपली इतना करिएगा, यहाँ क्या आ गया, x आ गया, x आने के बाद सिंपली लिखना है इक्वल टू IAX, यू शैल गेट फुल मार्क्स। बोर्ड एग्जाम काम ही खत्म हो गया आपका। तो मेरा कहना है क्या, देखिए आपको मेरा कहना है क्या है, आपने जो f ऑफ gx फाइंड किया है, मेरा कहना है कि इसमें वही x होगा जिसके लिए g डिफाइंड है। g डिफाइंड फॉर व्हाट, g डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू सेट A, राइट। सेट A मीन्स r माइनस 3/5। मेरा ये कहना आपको है, gx जो f ऑफ gx फाइंड कर रहे हैं, तो x तो वही होगा जिसके लिए g डिफाइंड है। g डिफाइंड होने का बाद gx का वैल्यू यानी gx का रेंज वही आना चाहिए जिसके लिए f डिफाइंड हो, अदरवाइज तो आगे हम प्रोसीड कर नहीं सकते हम लोग। अगर मेरा आपको कहना है, अगर हम gx का रेंज फाइंड करेंगे तो इसका रेंज में देखेंगे 7/5, जिसके लिए f डिफाइंड नहीं है, वो इसका रेंज में नहीं आएगा। ऐसा क्यों, देखिए आप, अगर हम gx का रेंज चाहते हैं इफ एट ऑल, तो क्या करिए आप, हालांकि देखिए ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, टू फाइंड रेंज ऑफ g, क्या करिए आप, लेट y इक्वल टू ये हो गया, ठीक है ना। आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इंटू एक्स माइनस 3y, और यू गेट 5y माइनस 7 इक्वल टू 3y प्लस 4, और x इक्वल टू, मतलब क्या है कि इफ आई आस्क यू फॉर व्हाट y x इज रियल, आप कहेंगे y बिलोंग्स टू r माइनस 7/5। जो y का वैल्यू आया वही, यही हमारा gx था, हमारा x का वेरिएशन को डोमेन और y का वेरिएशन को रेंज। y का वेरिएशन क्या है, r माइनस 7/5, मीन्स gx का f इन दिस क्वेश्चन, f ऑफ gx में अगर gx डिफाइंड हो गया तो gx का रेंज तो वही आ रहा है जो f का डोमेन है। पर आपको ये चीज़ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आप स्ट्रेट इतना करिएगा, यू शैल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। देखिए नाउ, देखिए आपका, इफ यू गो थ्रू योर एनसीईआरटी पार्ट, आपको समझ में आएगा, एक दिया है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। जहां तक इनवर्स की बात है, ये ऐसे आपका इस बार करंट ईयर जो
क्या कहते हैं एकेडमिक प्रॉब्लम्स चल रहे इस समय, इसको देखते हुए बोर्ड ने इस बार सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया है। मीन्स ये आपका 12th बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर है कि इन्वर्स का डिस्कशन हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस में है और ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वर्स का क्या बेसिक थ्योरी क्या है। देखिए, हम कहते हैं अगर एक फंक्शन है fx from a to b such that let us say यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर let us say a b c d, सब वो डिस्टिंक्ट मान लिया जाए, 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट, a b c d ऑल डिस्टिंक्ट। तो and let us assume f is such that fx is like this, correct? Now when I ask you what is inverse of fx, okay, इसमें क्या है कि f of 1 a है, f of 2 b है, f of 3 c and f of 4 d, करेक्ट। ये जो हमारा fx हमारा है, अगर मैं कहता हूँ इसका इन्वर्स फाइंड करिए, इन्वर्स कहने से हम हमेशा मीन करते हैं एक ऐसा फंक्शन जो f को एग्जैक्टली बैक रिलेट करे, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन gx, एक ऐसा फंक्शन gx जो कि फ्रॉम b टू a हो, फ्रॉम b टू a हो, f हमारा a टू b है, f का जो इन्वर्स फंक्शन बनेगा वो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, अगर f a टू b है वो b टू a होना चाहिए, एंड इट मस्ट एग्जैक्टली बैक रिलेट द एलिमेंट्स रिलेटेड अंडर f। मतलब क्या है कि अगर b में हम एलिमेंट देखते हैं a b c d, यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या होगा, g एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए सच दैट g ऑफ a 1 आना चाहिए, g ऑफ b 2 आना चाहिए, g ऑफ c 3 आना चाहिए, एंड g ऑफ d शुड बी 4। अगर f में f ऑफ 1 a है तो g में g ऑफ a 1 होना चाहिए। तभी अगर ऐसा हो गया, if this condition is satisfied by g, तो हम कहते हैं g is inverse of f। अगर g फंक्शन भी है, f फंक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि f इनवर्स फंक्शन होगा। तो कारण क्या है, देखो, अगर मैं यहाँ पर एक e लिख देता हूँ, थिंक ऑफ इट, तो f a टू b जो g b टू a होना चाहिए, तो b यहाँ पर e रहेगा। तो f तो फंक्शन है, बट g में e का इमेज है नहीं। बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन g इज नो लॉन्गर इनवर्स फंक्शन ऑफ fx। मीन्स क्या है, अगर g को फंक्शन होना है तो g को फंक्शन का कंडीशंस सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा, वो हम बात करेंगे हम लोग। बेसिकली ये देखा जाए कि अगर हम कहते हैं कि f का इनवर्स फंक्शन g है तो g शुड एग्जैक्टली बैक रिलेट। अच्छा, इस पर आगे बढ़ने से पहले if I ask you when a function is invertible, when a function is invertible, फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा, मीन्स उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये बात करेंगे हम लोग, बट बिफोर दैट देखिए एक चीज, ये जो लिखा हमने इसका क्या मतलब देखो निकल रहा है। तो व्हेन आई से g ऑफ a इज 1, दिस इंप्लाइज, बट व्हाट इज a इज f ऑफ 1, तो आप कह सकते हो g ऑफ f ऑफ 1 इज 1, करेक्ट। अगर g एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जैक्टली बैक रिलेट कर रहा है, तो g ऑफ a इज 1, बट a इज व्हाट, f ऑफ 1। मैंने यहाँ पर a की जगह मैंने
एफ ऑफ वन मैंने पुट कर लिया, आई गेट जी ऑफ एफ ऑफ वन इज एफ ऑफ वन, जी ऑफ बी इज 2 implies g of f of 2 is 2 and g of c is 3 means g of c की जगह f of 3, सिंपल, c कहो चाहे f of 3 का बात बराबर है, समझ गया, एंड g of f of d, g of d is 4, very sorry, g of d is 4, तो g of f of d यानी 4 इक्वल टू 4। देखिए इनफैक्ट क्या हो रहा है, आप इसको जो ऑब्जर्व करोगे क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए सपोज यहां पर सम x है, करेक्ट, एंड इस x का सपोज इमेज y मान लीजिए, मीन्स f ऑफ x इक्वल टू y है ना, f ऑफ x इक्वल y, तो जरूर क्या होगा, इनवर्स में क्या होगा, अगर g f का इनवर्स फंक्शन है, यहां y होगा यहां x होगा, तो g ऑफ y क्या हो रहा होगा, g ऑफ y x हो रहा होगा। इट इज ट्रू फॉर इनवर्स एनी आर्बिट्ररी x एंड एनी आर्बिट्ररी y, है ना, तो क्या होगा, g ऑफ y अगर x हो रहा होगा, आप कहोगे g ऑफ y इक्वल टू x इंप्लाइज, बट y इज व्हाट, y क्या है हमारा, y इज f ऑफ x, आप यहां पुट कर लीजिए तो क्या कहोगे आप, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x, ओके। अगर g f का इनवर्स फंक्शन है तो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू x। सिमिलरली इसका कन्वर्स क्या देखिए आप, आपने कहा f ऑफ 1 इज a, करेक्ट, मेरा कहना है क्या है, f ऑफ 1 इज a, बट व्हाट इज 1, 1 क्या है, 1 क्या है, GA है कि नहीं, 1 है ना GA, तो क्या करोगे आप, कहोगे कि f ऑफ 1 इक्वल टू a मीन्स f ऑफ g ऑफ a इक्वल टू a, ठीक है ना, f ऑफ g ऑफ a इक्वल टू a। इनफैक्ट क्या है कि आप देखोगे कि जो f ऑफ आपने x को आपने y कहा है, बट व्हाट इज x, x क्या देखिए आप, x g ऑफ y है कि नहीं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, बट x इज g ऑफ y, तो f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू y। इनफैक्ट इनवर्स का ये पहचान है कि आप f ऑफ g ऑफ y को y कहिए, f ऑफ g ऑफ z को z कहिए, t को t, या f ऑफ g ऑफ x अगर है, y तो सिंबलिक है ना, आप ये भी कह सकते हो, मीन्स क्या होगा सर, बेसिकली फाइंड, यहां से मिला अपने को g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x एंड f ऑफ जी एक्स इक्वल टू x, f ऑफ g ऑफ x, एक बार आप यहां पहुंच गए, अब आप सिंबल y यूज करो, x यूज करो, z t या a b c, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी बेसिस पर कह रहा हूं कि यू शुड नॉट फील कि यहाँ जो x है ऑब्वियसली ये x और ये x सेम x नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x होगा वो f का डोमेन का x होगा, यहाँ जो x होगा वो g का डोमेन का x होगा, इसलिए x खाली सिंबलिक है, डोंट गेट कंफ्यूज दैट बोथ द x आर सेम। बट क्या होता है, ये इनवर्स फंक्शन का इनफैक्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क है, अगर किसी फंक्शन को दूसरा फंक्शन का इनवर्स होना है तो f ऑफ जी एक्स शुड बी x एंड g ऑफ एफ एक्स शुड बी x, g इज कॉल्ड f इनवर्स, या ऐसे कह सकते हो आप f इनवर्स एफ एक्स, f इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू x एंड f ऑफ f इनवर्स x, एंड इसको कह सकते हैं हम f ऑफ
एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये हमारा इनवर्स फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है। क्वेश्चन उठता है कि आखिरी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कब? व्हेन ए फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल, करेक्ट। देखिए, इन्वर्टिबल होने के लिए हमारा पास वी नो दैट फंक्शंस आर आइदर 1 to 1 into or onto, many to 1 into 1 onto। ये चार कैटेगरी का फंक्शन होते हैं हमेशा, इन चारों में से कोई हो सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट इफ ए फंक्शन इज मेनी वन। ओके, सपोज एफ ऐसा है, सेट ए टू सेट बी है। लेट अस एज्यूम एफ यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी। सपोज 1 का इमेज ए, 2 का इमेज ए, 3 का बी, 4 का सी, राइट। यहाँ पर एफ इज मेनी वन ऑन टू टाइप यहाँ पर है, बिकॉज रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर सेम, मेनी टू वन एंड ऑन टू। जब इसका आप इन्वर्स लोगे तो इन्वर्स में बाय डेफिनेशन क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम बी टू ए, है ना। और बी में एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी, ए में 1 2 3 4। तो क्या होगा नाउ, अगर एफ ऑफ 1 ए, एफ ऑफ 2 ए, तो बैक में क्या होगा, अगर यहाँ पर माना जाए g इज इनवर्स ऑफ f, तो g ऑफ a इक्वल टू 1, g ऑफ a इक्वल टू 2, g ऑफ b 3, g ऑफ c 4। अगर आप इसका इनवर्स रिलेशन फाइंड करो तो ये आएगा। बट ये क्या हो गया, ये हो गया वन मैनी टाइप, वन मैनी टाइप। ये मैनी वन टाइप, ये तो फंक्शन है, बट बीइंग वन मैनी इट इज नो लॉन्गर फंक्शन। बात क्या है, अगर करेस्पॉन्डेंस मैनी वन है, चाहे वो इनटू हो चाहे ऑन टू हो, जैसे यहाँ पर ऑन टू टाइप है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट में एक्स्ट्रा ले लेता, डी ले लेता मान लो, अब ये मैनी वन इनटू हो गया, यहाँ पर फिर तो यहाँ पर डी बच गया होता, फिर तो और ही फंक्शन नहीं है। एक तो वन मैनी इसलिए फंक्शन नहीं है, और डोमेन में एलिमेंट बच गया इसलिए फंक्शन नहीं है। इसलिए मैनी वन इनटू का तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, इनवर्स रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हम बात कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन का। तो यहाँ पर अगर करेस्पॉन्डेंस मैनी वन हो गया, चाहे वो इनटू हो चाहे ऑन टू हो, उसका इनवर्स फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स रिलेशन ही एग्जिस्ट करेगा। अगर हम बात करते हैं 1 1 इनटू या ऑन टू का बात करते हैं, लेट अस टॉक ऑफ 1 1 इनटू। देखिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये एफ है, यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी, सपोज ऐसे मान लीजिए वो, ओके। 1 1 हम इनटू की बात कर रहे हैं, ओके। 1 1 इनटू, ये आपका 1 1 इनटू है। क्या इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? जैसे ही रिवर्स करेंगे क्या आएगा, डी विल रिमेन अनरिलेटेड, है ना। इसका लेंगे तो यहाँ पर ए बी सी डी, 1 2 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी हैज नो इमेज, सो इट इज नो लॉन्गर फंक्शन। अगर ये जी है बी टू ए, तो जी तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट देखोगे आप इन चारों में से ओनली वन, दैट इज इफ द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू टाइप। अगर फंक्शन ऐसा हो जाए 1 1 भी है ऑन टू भी है, जैसे यहाँ पर लेटर से 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी डी, सपोज ऐसा हो गया करेस्पॉन्डेंस, ये हमारा सपोज एफ है, A2। एफ इज 1 to 1 एंड ऑन टू। आप जब इसका इनवर्स फाइंड करोगे, इट इज फ्रॉम बी टू ए बी सी डी, 1 2 3 4,
लाइक दिस। एफ भी 1 to 1 उसका ऑन टू, और जी भी 1 to 1 ऑन टू। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। नाउ इफ यू रिकॉल द नोमेनक्लेचर्स, याद करिए आप, 1 1 फंक्शंस को हम कहते हैं इंजेक्टिव, many to 1 हैज नो अदर सिनोनिम, ये बिल्कुल बिगिनिंग में डिस्कस किया था हम लोगों ने, और into has no other synonym, but onto functions are called surjective functions. So if a function is both 1 1 and onto, such type of functions are called, अगर फंक्शन बोथ 1 1 और onto है, इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, और we say the function is बाइजेक्टिव फंक्शन, या ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं हम लोग। बाई मीन्स बोथ, इट इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। अब देखिए, तो फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इनवर्स रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए इट मस्ट बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जब हमें इनवर्स का क्वेश्चन मिलता है, हमें क्या करना होता है? ये वेरीफाई करना होता है कि क्या ये 1 1 है और क्या ये onto है। अगर आपने ये वेरीफाई कर लिया कि फंक्शन 1 1 और onto है, तो आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, या उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है, हम लोग को अगर कोई फंक्शन दिया गया f फ्रॉम a to b, तो बिफोर फाइंडिंग इनवर्स, हाउ टू वेरीफाई whether it is 1 1 or not? ओके, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं हम कैसे वेरीफाई करेंगे? दूसरा उठेगा, ये onto है कि नहीं, हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे? करेक्ट, हाउ टू वेरीफाई whether it is onto or not? देखिए क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, 1 1 वेरीफाई करने के लिए आप ये एज्यूम कर लीजिए, अगर इफ दिस इम्प्लाइज x1 equal to x2 or leads to something not possible or something impossible, in either case function is 1 1. onto proof करने के लिए क्या करेंगे आप? you take some y belongs to b and prove that for every y belongs to b there exists some x belongs to a such that f of x equal to y, मतलब हर y का कोई ना कोई प्री में जरूर है। ये हम लोगों ने बात किया था, ध्यान रखें। जो तरीका आप ये अप्लाई कर रहे हो, ये सिंपल फंक्शंस के लिए तो अप्लाई कर सकते हो, बट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में ये तरीका भी बहुत लेंदी तरीका है, और जो हमने कहा कि y बिलोंग्स टू b देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ये भी थोड़ा लेंदी तरीका है। छोटे छोटे क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा, हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, हमें बहुत जल्दी वेरीफाई करना होता है फंक्शन 1 1 है कि नहीं। कीप इन माइंड आपको क्या करना है, देखिए, जो भी आपको फंक्शन दिया गया, करेक्ट, आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। हम इनका डिस्कशन डिटेल में करेंगे इन एओडी चैप्टर, और अगर आप डिफरेंशिएट फंक्शन करते हैं, करने का बाद अगर f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, और f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx, आइदर एंटायर डोमेन में डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या एंटायर डोमेन में डेरिवेटिव लेस देन 0 है, लेस देन और इक्वल 0 है। एट द सेम टाइम, बट f इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, एंड f is
एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव जगह जगह जीरो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपका एंटायर डोमेन में फंक्शन का डेरिवेटिव हर जगह ग्रेटर देन और इक्वल जीरो है, या हर जगह लेस देन और इक्वल जीरो है, बट फंक्शन कहीं पर कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट बी अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का भी डेरिवेटिव जीरो होता है। यहाँ हम ये कह रहे हैं जैसे डेरिवेटिव जीरो एट सम सिंगुलर पॉइंट्स, जैसे सपोज इफ आई से जैसे हमने कहा y इक्वल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, ओके, इसे x बिलोंग्स x मान लिया जाए -1 से +2, करेक्ट। अब देखो गिवन एग्जांपल तो समझ में पाएगा। अगर ये हमारा फंक्शन है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव आएगा 3x² आएगा, करेक्ट। क्योंकि आपको लिमिट का डिफरेंशिएशन का एक बेसिक आइडिया ऑलरेडी आप लोगों को है, तो इसीलिए जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस बेसिक थिंग्स। देखो मेरा कहना क्या है, ये जो एफ डैश एक्स क्या आया, 3x² आया -1 से 2 में। अगर आप x³ + 1 ग्राफ बनाओगे, यू शैल फाइंड ग्राफ इज समवट लाइक दिस। x³ + 1 -1 to 2 में कहीं पर भी किसी भी इंटरवल में कांस्टेंट नहीं है। -1 मान लीजिए यहाँ पर है, या -1 यहाँ हो गया, 0 हो गया -1 के लिए, इसलिए -1 इज हियर, 2 सपोज लेट अस अज्यूम हियर। आप देखिए ये जो डेरिवेटिव है 0 यहाँ पुट कर x की जगह, डेरिवेटिव 0 होगा। 0 पर डेरिवेटिव, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट टू ग्राफ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो डेरिवेटिव इज 0। डेरिवेटिव सिंगल पॉइंट पर तो 0 है, पर ये ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। समझ आप? अगर हमें जो भी डोमेन दिया, अगर ये डोमेन दिया गया तो ग्राफ हमारा ये ग्राफ हो गया, ये नहीं रहेगा, ये भी नीचे नहीं रहेगा, करेक्ट। इतना ग्राफ हो गया। हम कहेंगे ये फंक्शन जो दिया गया x³ + 1, ये -1 to 2 में 1 टाइप फंक्शन है। भले डेरिवेटिव एक सिंगल पॉइंट पर 0 हो गया, यहाँ इसी को मीन किया जा रहा है। डेरिवेटिव अगर किसी सिंगुलर पॉइंट पर बीच बीच में 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फंक्शन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शन शुड बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। समझिए आप? बेसिकली क्या, देखो हम लोग आगे जो डिस्कशन करके देखेंगे आप, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव है किसी भी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पर फंक्शन क्यों इंक्रीज करता है, छोटा सा लॉजिक इसका पीछे हम लोग बात कर लेंगे आगे बढ़कर। जस्ट आप अभी इसको मेमोराइज करिएगा कि अगर किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इंक्रीज करेगा, बट कुछ कुछ जगह पर जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा वहां पर फॉर सिंगुलर पॉइंट ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, समझे आप, एंड बट इंक्रीज करेगा फाइनली। सिमिलरली एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। अगर लेस देन और इक्वल 0 होता है तब भी डिक्रीज ही करेगा, प्रोवाइडेड इट इज नो वेयर कांस्टेंट। देखिए जैसे क्या है, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में ओनली इंक्रीज किया, ऑब्वियसली इस इंटरवल में इफ इट इज ओनली इंक्रीजिंग, इफ इट इज ओनली इंक्रीजिंग तो इट इज 1 टाइप। हर x के लिए एक y के लिए एक x, है ना। ओनली डिक्रीज किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक x के लिए एक y मिलेगा, या एक x के लिए एक y के लिए एक x, एक x के लिए एक y, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ होता है, अगर ये दोनों ग्राफ ध्यान दीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस, जैसे देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस ग्राफ, देखिए एक सपोज मैंने ग्राफ बनाया से A to C, फिर मान लीजिए AC to B, ठीक है ना।
ये क्या हो रहा है इन दिस केस फंक्शन ए टू बी में कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा, ए टू सी तक इंक्रीज किया, फिर सी टू बी भी इंक्रीज ही क्या है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, बट देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी एट द पॉइंट सी। तो क्या होगा, इफ आई ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये अगर x1 है, ये अगर x2 है, तो x और ये y1 अगर है, तो f ऑफ x1 इज y1, f ऑफ x2 इज y1। मीन्स अगर आप एरो डायग्राम बना रहे होंगे, यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ y1 होगा, तो x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y1। मैनी टू वन करेस्पॉन्डेंस, तो जब मैनी टू वन करेस्पॉन्डेंस हो गया, ये a टू c इंक्रीजिंग, c टू b इंक्रीजिंग, उसका बाद भी इट इज नॉट 1 1। ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और जिस इंटरवल का हम बात कर रहे हैं, जो भी इंटरवल लिया, उस इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसमें उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाए, या फिर एंटायर इंटरवल में लेस देन और इक्वल 0 हो जाए, तो उस इंटरवल में फंक्शन हमेशा 1 1 टाइप होगा, प्रोवाइडेड इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा एक चीज और, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर गया, ए टू बी इंटरवल ले लीजिए आप, ए टू बी में ये क्या क्या कुछ हद तक कुछ पार्ट इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज कर गया। अगर कुछ पार्ट इंक्रीज कुछ पार्ट डिक्रीज किया, तो ये हमेशा मैनी वन टाइप होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन है और इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर गया, मतलब कि डेरिवेटिव पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, समझे आप, तो ये मैनी वन टाइप हो जाएगा। आप अभी इन रूल्स को याद कर लीजिएगा। तो बट ध्यान रखिए कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस में कुछ भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस में देखिए ये इंक्रीज किया, ए टू सी इंक्रीज किया, और फिर सी टू बी डिक्रीज भी किया, ए टू सी इंक्रीजिंग, सी टू बी डिक्रीजिंग। बट इसमें आप कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हर लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, आपको मैनी वन नहीं मिलेगा। एक y के लिए एक x और एक x के लिए एक y, कोई x लीजिए आपको एक ही y मिलेगा। ये इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, बट डिक्रीजिंग फंक्शन इसका बिल्कुल ऊपर है या इसका रेंज में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल है वो 2 पॉइंट पर कट नहीं कर सकता। तो ये इंक्रीज डिक्रीज करने का बाद भी ये 1 1 टाइप है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में जब तक आप ग्राफ स्केच नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं, अच्छा ये देखो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, साथ में 1 1 है। इसी ग्राफ को उठाकर आप यहाँ ले आइए, इस ग्राफ को यहाँ बना लीजिए आप, नाउ इट इज मैनी वन टाइप। ये ग्राफ यहाँ से यहाँ ले आइए, मैनी वन हो गया, मतलब कि ये 1 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग इनका डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे हम लोग। अभी अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या करना देखो आपको होगा, बेसिकली क्या करना होगा, आपको देखना होगा, ग्राफ बना के देखिएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएट करके देखिए कि कैसा आ रहा डेरिवेटिव आ रहा है, वहाँ से आप जजमेंट कर लीजिएगा फंक्शन 1 1 है कि नहीं। दूसरा आता है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू है कि नहीं जानने के लिए क्या करेंगे आप, ऑन टू है कि नहीं जानने के लिए क्या करेंगे आप, आपको जो भी फंक्शन दिया गया है उसका आप रेंज फाइंड कर लीजिएगा, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। रेंज फाइंड करने का बाद रेंज को गिवन कोडोमेन से कंपेयर करिएगा। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है, हम लोग लॉज ऑफ इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़कर हम लोग जो एओडी पढ़ेंगे, हम लोग एओडी में हम लोग ये जो भी डिस्कशन शुरू किए हुए हैं ये सारे के सारे एओडी में खत्म जाके हो रहे होंगे, सबका कैपिंग एओडी में होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा ये बात ऐसा था, खत्म,
ऐसे होगा धीरे धीरे करके। तो रेंज फाइंड करने के लिए आप सिंपली फॉर द टाइमिंग जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसको y मान लीजिएगा, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y एंड फाइंड आउट फॉर व्हाट y x इज रियल। सोनिया, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मैं सोचा था कि आज फिनिश कर लूँगा इस चैप्टर को, बट आई नीड एग्जैक्टली वन मोर क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको कुछ एग्जाम्पल्स में हम लेंगे ऑन रेंज, और बात करेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग 1 1 on 2 कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम इन्वर्स का डिस्कशन अभी नहीं करते तो ये चैप्टर फिनिश था, क्योंकि हमने इसमें इन्वर्स को डिस्कशन कर रहे हैं, तो कर भी दिया जाए तो बेसिक आइडिया बन जाएगा आपको। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। थैंक यू।